नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी के बारे में बात कर रहे थे और हिंदी में हमने पिछली क्लास में संधि के बारे में बात करी थी। संधि में भी पिछली क्लास में हमने व्यंजन संधि के कुछ एक नियम देखे थे। आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो व्यंजन संधि के बाकी के बचे हुए नियम हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमने अब तक व्यंजन संधि में ये देखा, जो हमने व्यंजन संधि का पहला नियम है वो देखा कि पहले के बाद 3-4 अंतस्वर आए तो पहले का तीसरा हो जाएगा। मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला हो और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि में किसी भी वर्ग का तीसरा हो, किसी भी वर्ग का चौथा हो, या फिर कोई अंतस्थ हो या फिर कोई स्वर हो। तो जो पहला है प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में जो वर्ग का पहला आया वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ये था पहला नियम। फिर हमने दूसरे नियम की बात करी कि पहले के बाद में पांचवा आए तो पहला अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। पहले के बाद में पांचवें का मतलब है कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में किसी भी वर्ग का पहला प्रथम वर्ण आए और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि में किसी भी वर्ग का पांचवा व्यंजन आए। कौन सा है? अंतिम है ना, पांचवा व्यंजन आए तो फिर जो पहला है वो अपने वर्ग के पांचवे में बदलेगा। फिर उसके बाद हमने दोस्तों म के नियम की बात करी। म का नियम क्या था कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि म होगी और म के बाद में अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो म की बिंदी बनेगी और बिंदी भी किसकी बनेगी? अगले की बिंदी। अगले की बिंदी का मतलब कि द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि में जो स्पर्श व्यंजन आ रहा है उसका पंचमा अक्षर बनेगा। फिर उसके बाद में दोस्तों हमने म के नियम में आगे एक नियम की बात करी कि म के बाद में अगर कोई अंतस्थ या उष्म आए तो भी म की बिंदी बनेगी, लेकिन यहाँ पे म की बिंदी अगले की बिंदी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अंतस्थ या उष्म तो चार ही है, उसका कोई पंचमाक्षर होता ही नहीं, तो वो सिर्फ अनुस्वार बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने त के नियम की बात करी। त का नियम क्या था? त के बहुत सारे नियम होते हैं, वैसे 2-3 नियम है। हमने त के पहले नियम की बात करी कि त के बाद में अगर कोई च आए तो त का च बन जाएगा, अगर त के बाद में ज आए तो त का ज बन जाएगा, अगर त के बाद में ट आए तो त का ट बन जाएगा, त के बाद में ड आए तो त का ड बन जाएगा और त के बाद में ल आए तो त का ल बन जाएगा। ये हमने त के नियम की हम इतनी बात कर चुके हैं। दोस्तों हम अगला त का नियम लेते हैं। अगला अपना त का नियम है कि त के बाद में क्या है? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि त हो और अगर त के बाद में श आए, क्या है? श आए। देखो दोस्तों, अगर त के बाद में श आता है तो त का तो हो जाएगा च। क्या हो जाएगा दोस्तों? त का च और श का हो जाएगा छ। श का क्या हो जाएगा? छ। तो दोस्तों अब तक हमने जो नियम देखे उन नियमों में क्या था? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में हम परिवर्तन कर रहे थे, लेकिन इस नियम में दोनों तरफ परिवर्तन हो रहा है। दोनों तरफ का मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि में दोनों तरफ परिवर्तन होगा। कैसे होगा परिवर्तन? हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो दोस्तों, मेरे पास एक शब्द है जैसे उत। क्या शब्द है? उत। और प्रथम पद की अंतिम ध्वनि उत है और द्वितीय पद में मेरे पास एक शब्द है श्वास। क्या है? श्वास। अब देखो दोस्तों, इधर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? त है। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि श है ना, चाहे आधा हो चाहे पूरा हो। अगर श आधा है तो छ भी आधा आ जाएगा और अगर श पूरा है तो छ भी पूरा आ जाएगा। और इधर तो त आदेश आना है, क्योंकि अगर त इधर आधा नहीं आए तो या तो अस्वर हो जाता है फिर, या फिर जो भी त के अंदर मात्रा रहेगी वो स्वर हो जाएगा। इधर तो आदेश आना है, लेकिन इधर आधे या पूरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो दोस्तों, अपने नियम के हिसाब से त के बाद में श आ गया ना, त के बाद में श आ गया तो त का क्या कर दूंगा दोस्तों? त का कर दूंगा मैं च। क्या कर दूंगा? त का च कर दूंगा आधा। ठीक है, त आधा है तो फिर उसके बाद में श का क्या करूंगा? त के बाद में श है तो श का करूंगा छ। क्या करूंगा? छ। और ये श आधा है यहाँ, तो यहाँ पे मैं छ भी क्या कर दूंगा? आधा कर दूंगा। अब दोस्तों जो परिवर्तन होना था, जो विकार होना था वो हो चुका है। अब हमें क्या करना है? नो चेंज लिखना है। अब नो चेंज इधर क्या बच गया दोस्तों? इधर ऊ बच गया और इधर क्या बच गया दोस्तों? वास बच गया। अब इसी को आप सही से लिख दो। ऊ है, च आधा है और उसके बाद में व्यंजन है तो च की खड़ी पाई हट जाएगी, खड़ी पाई हट जाएगी तो आधा छ हो जाएगा। और छ आधा है तो छ को आधा करने के लिए आप इसके नीचे हलन लगा दो और इधर नो चेंज लिख दो। क्या? वास। और इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? उच्छ्वास शब्द बन जाएगा। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि यह शब्द शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। शब्द शुद्धि में इसमें दे दिया जाता है कि इस छ के नीचे हलंत नहीं लगाते हैं और फिर पूछते हैं बताओ कौन सा शब्द सही है, तो छ के नीचे हलंत आएगा, क्योंकि श्वास में श आधा था इसलिए छ भी यहाँ पे आधा बनेगा। और दोस्तों हम और अगर इसकी बात करें तो मेरे पास एक शब्द है उत, प्रथम पद में उत है और एक शब्द है मेरे पास शिष्ट। क्या है दोस्तों? शिष्ट। अब अगर इसको जोड़े, देखो त के बाद में श आ गया, त के बाद में श आ गया तो त का क्या करूंगा दोस्तों? च करूंगा और श का क्या करूंगा दोस्तों? श का छ करूंगा। क्या कर दूंगा? छ कर दूंगा। अब इसको मिला दो दोस्तों, मिला दे तो क्या हो जाएगा? ऊ च आधा है उसकी खड़ी पाई हटा दो, ये हटा दी। छ शी के अंदर अगर ई की मात्रा है तो छ के अंदर भी ई की मात्रा लगा दो, तो ये लगा दी और इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों?
उच्छिष्ट बच गया और अपना शब्द क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट। अगर टुकड़े करने हैं तो च का तो श कर दो, उल्टे चल जाओ वापिस। जैसे मेरे पास में एक शब्द है सच्छास्त्र। सच्छास्त्र क्या शब्द है दोस्तों मेरे पास, सच्छास्त्र ये शब्द है। और मुझे अगर इसके क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो देखो दोस्तों क्या आ गया, च आधा आएगा इसमें, देखना आप छ के ऊपर च आधा आएगा। अब च आधा है और उसके बाद वो किसके ऊपर है, छ के ऊपर है। तो देखो दोस्तों च का तो क्या कर दो आप, क कर दो, और छ का क्या कर दो, श कर दो, टुकड़े करो। तो यहीं से टुकड़े कर लो। और स है, च का त करेंगे तो च आधा है तो त भी आधा, और इधर क्या बचा, श का च करेंगे तो क्या हो जाएगा, शास्त्र। तो टुकड़े क्या हो जाएंगे, उत प्लस शास्त्र। तो दोस्तों आप कुछ भी करो, चाहे संधि विच्छेद करो चाहे आप संधि करो, दोनों ही कंडीशन। अगर आपको संधि करनी है तो आप त का च कर दो, श का छ कर दो। संधि विच्छेद करना है तो ये आपको शब्द के अंदर ये दिखाई देंगे, और फिर आप इसी नियम में उल्टे चल दो, और च का क्या कर दो, त कर दो, ठीक है, और उसका क्या कर दो, श का कर दो छ। ठीक है दोस्तों, एक और मेरे पास शब्द है, जैसे कि एक शब्द है मेरे पास उत और एक है श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल। अब देखो दोस्तों इसमें आप देखना, ये प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, त है। उसके बाद में देखो ये क्या, श है। देखो आप दोस्तों ये जो श है ना, ये श है, ये श है। इस श में अगर आपको एक तो लगाना ही है री की मात्रा, क्या लगानी है, री की मात्रा। तो इस श को ऐसे लिखे, इसके अंदर री की मात्रा नहीं लगाई जाती है, ये गलत हो जाता है। इसके लिए आपको इस श को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखेंगे और इसके अंदर री की मात्रा ऐसे लगाएंगे, श्री हो गया ये, ठीक है। और अगर ये श आधा है, ये श आधा है, और उसके बाद में अगर कोई भी र आ जाता है तो भी इस श को कैसे लिखा जाता है, इस श को ऐसे लिखा जाता है, और इसके नीचे र लगाते हैं तो र को फिर ऐसे लगाया जाएगा। कभी भी इस श के नीचे इस प्रकार से र नहीं लगाया जाता, ये गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो र और री ये लगाने के लिए एक हम श को, जो ये वाला श है ना अपने, इसी श को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये और ये श दोनों ही श कौन से अपने तालवी से, कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पे भी यही तो शब्द आया है। अब देखो तो इसका मतलब यहाँ पे श है ना, इसके अंदर क्या है, क्या है अपने, श है। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, कहां चला गया, आ गया, आ गया। अपने पास में क्या है दोस्तों, ये श है, इसमें श है, तो अब क्या कर देंगे, त का तो कर देंगे च, त का कर देंगे च, और ये इधर क्या है, श, ये श है, सही है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसका बना देंगे छ, छ बना दिया। अब नो चेंज लिख दो, नो चेंज क्या है इधर, उ, इधर नो चेंज क्या है, शंखल। ठीक है, और इधर ये री की मात्रा इसमें है तो हम इसमें री की मात्रा लगा देंगे। अब इसके च की खड़ी पे हटा के इसको लिख दो, क्या हो जाएगा, उच्च, इसमें री की मात्रा है तो यहां पे लगा दो री की मात्रा, उच्छृंखल। क्या हो जाएगा, उत प्लस श्रृंखल, उच्छृंखल आपका शब्द बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से चाहे आपको टुकड़े करने हो, चाहे इस शब्द को हमें क्या करना हो, जोड़ना हो, तो हम दोनों ही चीज कर सकते हैं इसमें आराम से। ठीक है दोस्तों, और हम अगर देखें एक शब्द, तो अपने एक शब्द देखो दोस्तों, मैं एक बहुत बढ़िया आपको शब्द देता हूं, वो शब्द है श्री मच्छर चंद। श्री मच्छर चंद, श्री मच्छर चंद। देखो दोस्तों इस शब्द के हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। अब देखो यहां से अगर हमें टुकड़े करने हैं तो टुकड़े कैसे करेंगे, एक तो अपने इसी नियम से देखना, यहाँ पे क्या है, आधा च और ये क्या है, श है। तो देखो दोस्तों च का क्या कर दूंगा मैं, आधा च है तो उसका क्या कर दूंगा, त कर दूंगा। तो क्या करूंगा, यहां से टुकड़े करूंगा तो श्रीमत प्लस छ है, ये छ है, छ है, तो छ का क्या करूंगा दोस्तों, श कर दूंगा। तो श र, अब यहां देखो च के ऊपर च आ रहा है, जो हमने लास्ट क्लास, जो हमने पीछे वाली लास्ट जो क्लास में, उसमें हमने एक त का नियम देखा था कि त के बाद में च है तो त का च कर देंगे, और उसमें दो च साथ में आते हैं। तो देखो दो च साथ में आ रहे ना, तो पहले वाला च है ना, उसका मैं त कर दूंगा, उसका त कर दूंगा, श्रीमत प्लस शरत प्लस, अब इधर ये क्या बच जाएगा, चंद बच जाएगा। और इस प्रकार से अपने इसके श्री मच्छर चंद के क्या टुकड़े हो जाएंगे, श्रीमत प्लस शरत प्लस चंद इसके टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और अगर मेरे पास शब्द है तत्, तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव, अगर मैं इसको जोड़ूं तो त का च करूंगा और श का छ करूंगा, तो फिर शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, तच्छिव, तच्छिव, तच्छिव शब्द बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये अपने त का आगे का नियम है कि त के बाद में श आए। ठीक है, आगे हम और उदाहरण की बात करते हैं, सॉरी अगला और नियम की बात करें तो त का इस नियम में एक और
कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि त है और उसके बाद में क्या आता है, ह आता है। क्या आता है दोस्तों, ह आता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, त का तो कर दूंगा मैं द और ह का कर दूंगा मैं द। क्या करूंगा दोस्तों, त का तो करूंगा द और ह का करूंगा द। ह का क्या करूंगा दोस्तों, द। ह का करूंगा द। देखो कैसे होगा, ये त का तीसरा नियम है। त का पहला नियम तो हमने कौन सा देखा दोस्तों, त के बाद में चाय त का च, त के बाद में जाय त का ज, त के बाद में टाय त का ट, त के बाद में डाय त का ड, त के बाद में लाय त का ल। फिर हमने त का दूसरा नियम देखा कौन सा, कि त के बाद में श आता है, तो त का च और श का छ हो जाएगा। ये त का तीसरा नियम है कि त के बाद में ह है, तो त का तो द हो जाएगा और ह का द हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो दोस्तों एक हम उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है मेरे पास, उत प्लस हार, उत प्लस हार, ये शब्द है मेरे पास। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों त है, त के बाद में देखो ह है, तो ये रहा ह, त के बाद में ह है, तो मैं त का तो क्या करूंगा दोस्तों, द करूंगा। त आधा है तो द भी आधा, और ह का क्या करूंगा दोस्तों, द करूंगा। द के अंदर क्या है, आ स्वर, आ इधर स्वर लगा दूंगा और इधर नो चेंज क्या लिखूंगा, र, और इधर नो चेंज क्या लिखूंगा, उ लिख दूंगा। अब इन्हीं को जोड़ लो दोस्तों, द आधा और उसके बाद में जो व्यंजन होता है वो द के नीचे लगता है। एक तो हम उद्धार ऐसे भी लिखे तो भी सही है, नहीं तो हम दोस्तों इसी उद्धार को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी हम इसी उद्धार को लिख सकते हैं। ये भी हमारा शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों और अगर मैं एक शब्द और दूं तो मेरे पास में एक शब्द है पत प्लस हति, पत प्लस हति। तो देखो दोस्तों त के बाद में ह आ गया, तो मैं त का तो क्या करूंगा दोस्तों, द करूंगा, और ह का क्या करूंगा दोस्तों, द करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इनको नो चेंज लिख दो। इधर नो चेंज क्या बचा, प, इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, ह का तो द कर दिया तो ती, और इस प्रकार से अपना शब्द क्या हो जाएगा, पद्धति। चाहे आप इसको ऐसे लिखो तो भी सही है, चाहे आप इसी पद्धति को कैसे लिखो, ऐसे लिखो तो भी पद्धति क्या होगा, सही होगा। क्योंकि जो द के जो भी नीचे लगता है, द अगर आधा होता है तो उसकी जो बाद वाला जो वर्ण होता है वो उसके क्या लग जाता है, नीचे लग जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं एक शब्द के अगर टुकड़े करूं तो मेरे पास में एक शब्द है उद्दित। क्या शब्द है दोस्तों, उद्दित। ये अपने पास एक शब्द है। अब अगर हमें इसके टुकड़े करने हैं, देखो दोस्तों ये उद्दित ऐसा लिखा है, लेकिन अगर आप इसी को खोल के लिखोगे तो इसके अंदर क्या है, उद्दित। ये है, क्या है इसके अंदर, उद्दित। ठीक है, तो अब इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, त है, त के बाद में द आया, त के बाद में द आ गया, और द के बाद में द आ गया, द आधा है तो इसको उल्टा चल लो, द आधा है तो द का त कर दो, द का त करोगे तो क्या हो जाएगा, उत, प्लस द का क्या करो, ह करो, तो फिर क्या हो जाएगा, हित, और अपना शब्द क्या बन जाएगा, उत प्लस हित, उद्दित अपना शब्द बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसकी इसी प्रकार और अगर हम एक शब्द देखें तो मेरे पास एक शब्द है उत प्लस एक शब्द है हरित, उत प्लस हरित। अब देखो त के बाद में ह आ गया, तो त का क्या करूंगा, त का कर दूंगा द, और ह का क्या कर दूंगा, द। द के अंदर री की मात्रा है तो इसके अंदर री की मात्रा लगा दो, ह के अंदर है तो इधर त बचा और इधर नो चेंज क्या बचा, उ बचा, और इस प्रकार से अपना शब्द क्या हो जाएगा, उद्धृत, उद्धृत शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी त के नियम की। त के 3 नियम है, ये तीसरा नियम है कि त के बाद में ह है तो त का तो द कर देंगे और ह का द कर देंगे। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों व्यंजन आगम का नियम। कौन सा नियम है, व्यंजन आगम का नियम, व्यंजन आगम का नियम। ठीक है दोस्तों, क्या है व्यंजन आगम का नियम, देखो व्यंजन आगम का नियम यह है कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि या प्रथम पद में स्वर है कोई, ठीक है, उसके बाद में अगर कोई छ है, क्या है, छ है, तो फिर च का आगम हो जाएगा, च का आगम, बीच में च का आगम हो जाएगा। मतलब किसी भी पद में ना तो प्रथम पद में कोई परिवर्तन होगा, ना ही द्वितीय पद में कोई परिवर्तन होगा, बल्कि बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे कि मेरे पास में इधर एक शब्द है वी प्लस दूसरा शब्द है छेद, वी प्लस छेद। ठीक है, तो अब देखो इधर वी में ई स्वर आ गया और इधर क्या है, छेद है, मतलब छ है, तो फिर बीच में इन दोनों के बीच में च आ जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, विच्छेद बन जाएगा, विच्छेद। ठीक है दोस्तों, एक मेरे पास शब्द है आ, दूसरा शब्द है छादन, छादन, तो आ इधर स्वर है इधर छ है, तो शब्द क्या बन जाएगा, आच्छादन, आच्छादन। एक शब्द है मेरे पास वृक्ष और एक शब्द है मेरे पास छाया। ठीक है, अब दोस्तों तो इसमें वृक्ष है उसके बाद छाया है, तो फिर बीच में किसका
आगम हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, वृक्ष छाया। ठीक है दोस्तों, ये शब्द बहुत शब्द शुद्धि में पूछते हैं, ये व्यंजन आगम के नियम से इसके बीच में च आ जाता है। कई बार शब्द शुद्धि में वृक्ष छाया सिर्फ ऐसे लिख के आ जाता है और हमें लगता है कि ये सही होगा। अगर दोनों ही अलग अलग लिखे हैं तो ये सही है, लेकिन दोनों को अगर ऐसे साथ में लिख दिया तो ये शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में किसका आगम होता है, च का आगम हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास में एक और शब्द तरु और एक शब्द क्या है, छाया। वैसे तरु वृक्ष के पर्यायवाची तो सेम ही शब्द हो गए और इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, तरुज छाया, तरुज छाया शब्द बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने व्यंजन आगम का पहला नियम है। व्यंजन आगम का क्या है, पहला नियम। इसी प्रकार अगर हम व्यंजन आगम का और नियम देखें तो एक व्यंजन आगम का मेरे पास नियम है कि प्रथम पद पूरा एक प्री उपसर्ग होगा और उसके बाद में प्री उपसर्ग है, प्रथम पद परी है और उसके बाद में कोई कृ धातु है। कृ धातु का मतलब क से स्टार्ट होने वाले कोई भी वर्ण है, कृ धातु है तो फिर क्या हो जाएगा, श का आगम हो जाएगा। किसका, जो अपने मूर्धन्य स है ना उसका आगम, श का आगम, बीच में ये वाला श आ जाएगा। अब अपनी व्यंजन संधि समाप्ति की ओर बढ़ रही है दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका आगम हो जाएगा। जैसे कि एक शब्द तो हमने पहले फर्स्ट क्लास में देख लिया कि मेरे पास एक शब्द है परी और एक शब्द क्या है मेरे पास, कार। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले ही देखा कि परी के बाद में क्या आ गया, कर आ गया। अगर परी के बाद में कर आया तो यहाँ पे बीच में किसका आगम हो जाएगा, मूर्धन्य स का आगम हो जाएगा और मूर्धन्य स का आगम होने के कारण ये शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, परिष्कार, परिष्कार, परिष्कार। ठीक है दोस्तों, कृ धातु, कृ धातु मतलब कार, कर, करना ऐसे आएगा। एक शब्द है मेरे पास प्री प्लस करण, तो दोस्तों प्री है, पूरा प्री देखना है आपको, क्या देखना है, पूरा प्री आना चाहिए। इधर नहीं कि ऐसा आप सिर्फ ई देखो, ई नहीं देखना, पूरा प्री आना चाहिए। और उसके बाद इधर क धातु से, क से मतलब धातु का मतलब क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, कार, करण है ना, ऐसे आना चाहिए। प्री प्लस करण शब्द क्या बन जाएगा, परिष्करण। ठीक है दोस्तों, और अगर टुकड़े करने हो तो जो बीच में आना है उसको गायब कर दो, परिष्करण। अब अगला एक और मेरे साथ शब्द है प्री प्लस कृत, प्री प्लस कृत शब्द क्या बन जाएगा, परिष्कृत। क्या शब्द बन जाएगा, परिष्कृत शब्द बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्पेशल आपको क्या याद रखना है दोस्तों, प्री याद रखना है, प्री आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कैसे स जो बनेगा ना वो स अपने विसर्ग संधि में भी बनेगा, वहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि क्या आना चाहिए, प्रथम पद पूरा ही प्री आना चाहिए, प्री उपसर्ग होगा तभी यह नियम वहां पे लागू होगा। इसी प्रकार का एक और दोस्तों व्यंजन आगम के इस नियम की बात करें तो अपने एक और है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि सम हो, क्या हो, सम उपसर्ग हो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में, और उसके बाद में अगर कोई भी क्री धातु हो, क्या हो, क्री धातु हो तो दंत स का आगम हो जाएगा, दंत स का आगम, ये वाला स है ना दंत स, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आगम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा, देखो मेरे पास एक शब्द है सम और एक शब्द है मेरे पास कृत, सम और कृत है, तो कृत में हो गया ना कृत धातु, सम है, अब ये सब बीच में आ जाएगा और बीच में ये स आएगा, तो फिर म की तो देखो म की बिंदी बनती है, तो हमने पहले ही बात कर दी, चाहे स्पर्श आए चाहे अंतस्थ है उसमें, तो म की क्या बनती है, बिंदी बनती है, तो इसमें म की तो बिंदी बना देंगे, म की बिंदी बना देंगे और फिर ये स का, देखो आधे स का आगम होगा, इस स का आगम कर दिया और फिर इधर नो चिन्ह बन गया, तो क्या बन गया, संस्कृत। तो संस्कृत में दो नियम लग रहे हैं, एक तो म की बिंदी बनने वाला और एक व्यंजन आगम के नियम से, लेकिन दोनों ही जगह क्या है, अपने विसर्ग संधि है, सॉरी व्यंजन संधि है, दोनों ही जगह क्या है, व्यंजन संधि है, लेकिन दो अलग अलग नियम इसके अंदर लग रहे हैं। ठीक है, एक मेरे पास शब्द है सम और एक है कार। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप म की बिंदी करेंगे और फिर स का आगम करेंगे तो फिर शब्द क्या बन जाएगा, संस्कार। याद रखना इन्हीं शब्दों को, इधर सम आना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, सम प्लस कृत संस्कृत, सम प्लस कार संस्कार, सम प्लस करण, सम प्लस करण क्या हो जाएगा, संस्करण, संस्करण क्या हो जाएगा दोस्तों, संस्करण हो जाएगा। तो स के बाद में बिंदी आना बहुत जरूरी है, तब तो आप क्या करोगे, स का लोप करोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ अपने व्यंजन आगम के नियम। व्यंजन आगम के भी तीन नियम थे कि स्वर है, स्वर के बाद में अगर छ आता है तो च का आगम हो जाता है, प्री के बाद में अगर क्री धातु आती है तो अपने मूर्धन्य स का आगम हो जाता है, और अगर सम के बाद में क्री धातु आती है तो दंत स का क्या हो जाएगा दोस्तों, आगम हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपना नियम है मूर्धन्यकरण का नियम। कौन सा है, मूर्धन्यकरण का नियम, मूर्धन्यकरण, मूर्धन्यकरण का नियम।
कोश का दोस्तों कौन सा नियम है? मूर्धन्यीकरण का नियम है। मूर्धन्यीकरण का नियम का मतलब यह है कि अपने क्या है कि जो दंत है ना, दंत का मूर्धन्य बनेगा। मूर्धन्य मतलब मुर्दा से जिनका उच्चारण स्थान होता है ना, ऋटुर साणा नाम मूर्धा क्या वर्ग वाले है ना, श अपना जो ये मूर्धन्य स है वो वाला। जैसे कैसे बनेगा मूर्धन्यीकरण के नियम में कि मेरे पास में एक शब्द है, इधर क्या है, प्रथम पद में कोई स्वर है और उसके बाद में कोई भी अगर मूर्धन्य न आता है, क्या आता है? न आता है, तो उस न का क्या हो जाएगा? न का अण हो जाएगा। न का क्या हो जाएगा? अण हो जाएगा। ठीक है, और ये कहीं पे भी आए, चाहे प्रथम पद बीच में भी आ सकता है ना, इधर स्वर है और उधर न है तो अण हो जाएगा। जैसे कैसे? जैसे कि मेरे पास एक शब्द है प्री प्लस नाम, प्री प्लस नाम। अब ये देखो इधर स्वर आ गया, इधर क्या है? न, तो फिर शब्द क्या बन जाएगा? परिणाम, परिणाम। ठीक है, अगर बाद में आता है तो भी होता है प्री प्लस मान, प्री प्लस मान क्या हो जाएगा? परिमाण, परिमाण। ठीक है, री प्लस न क्या हो जाएगा? ऋण। ठीक है, तो ये न वाला नियम है, न का क्या हो जाएगा? अण हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम प्लस अयन, देखो यहां तो क्या होगा? अ प्लस अ और मिलके क्या बनेगा? आ बनेगा। दीर्घ स्वर संधि है और दीर्घ स्वर संधि से रामा बन गया, रामा य, पर ये न का आना मूर्धन्यीकरण के नियम से हुआ और इसमें रामायण हो गया। अब हमसे पूछ ले कि रामायण में कौन सी संधि है, तो दोस्तों रामायण में एक तो कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि भी है, दीर्घ स्वर भी है, और एक कौन सी संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि भी है, व्यंजन संधि भी है। ठीक है दोस्तों, तो रामायण में दोनों संधि इसके अंदर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें तो न का हमें अण करना है, न का क्या करना है? अण करना है। उसके बाद में क्या है कि एक अगला नियम है कि आपके अगर ये वाला स है, ये वाला स है, जैसे कि इसमें भी आप भले ऐसे कर लो, इधर कोई भी स्वर है, इधर कोई भी स्वर है और उसके बाद में अगर ये वाला स है, कौन सा स है? ये वाला स, कौन सा? दंत स है, तो इस दंत स का मूर्धन्य स कर देंगे। दंत स का क्या करेंगे? मूर्धन्य स कर देंगे। कैसे करेंगे दोस्तों मूर्धन्य स? ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक शब्द है अभी और दूसरा शब्द है मेरे पास सेक। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण पूछा जाता है, अभी प्लस सेक, तो ये क्या है दोस्तों? दंत स है। अब मैं इसका जब संधि विच्छेद करूंगा, दोनों को अभिउपसर्ग लगाऊंगा, तो फिर क्या कर दूंगा? इसका मूर्धन्य स, और क्या हो जाएगा? अभिषेक। मेरे पास में एक शब्द है वी प्लस सम, वी प्लस सम, तो दोस्तों ये क्या है? दंत स है, तो इसका मैं मूर्धन्य स करूंगा और क्या कर दूंगा? विषम। क्या हो जाएगा? इसका विषम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना क्या है? मूर्धन्यीकरण का नियम है। कौन सा नियम है दोस्तों? मूर्धन्यीकरण के नियम में जो अपने दंत स होता है, उसी दंत स का दोस्तों क्या हो जाता है? अपने दंत स का मूर्धन्य स बन जाता है। उसके बाद में दोस्तों और अगर मैं देखूं तो मेरे पास में एक शब्द है सु प्लस स्मिता, सु प्लस स्मिता, तो देखो दोस्तों ये श है, ये कौन सा श है? तो ये अपने दंत स है, इसका मूर्धन्य स कहूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सुस्मिता। सुस्मिता क्या शब्द बन जाएगा? सुस्मिता शब्द इस प्रकार से उसका मूर्धन्य स बनता है और सुस्मिता ये वाला सही होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं शब्द की बात करूं तो मेरे पास एक शब्द है सु प्लस एक शब्द है सुप्त, तो फिर ये शब्द क्या बन जाएगा? सुसुप्त, सु सुसुप्त ये वाला शब्द बन जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों? श का श हो जाता है। मूर्धन्यीकरण का नियम एक तो न का अण होता है और एक दंत स का मूर्धन्य स होता है। उसके बाद में दोस्तों और अगर हम अगले नियम की बात करें तो अगला नियम है अपना कि अगर क्या है? स्थ है, स्थ है, देखो श भी दंत और त थ, तो ये थ भी क्या है? दंत है। अगर मेरे पास में स्थ है, मूर्धन्यीकरण की एक सेकेंड, मेरे पास क्या है? स्थ है, तो मैं इस स्थ का स्ठ कर दूंगा। क्या कर दूंगा? स्ठ कर दूंगा। देखो कैसे होगा स्थ का स्ठ, है ना, अगर स्थ दिखे तो उसका स्ठ कर दोगे। जैसे कि मेरे पास एक शब्द है प्रति प्लस एक शब्द है मेरे पास स्थान, प्रति प्लस स्थान। अब देखो ये क्या? स्थ है, तो मैं स्ठ कर दूंगा, इसका क्या कर दूंगा? स्ठ कर दूंगा, और इसमें आ की मात्रा है तो इसमें भी आ के लगा दूंगा, और शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? प्रतिष्ठान। क्या शब्द बन जाएगा? प्रतिष्ठान। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे और शब्द मेरे पास प्रति प्लस स्थित, स्थित, तो शब्द क्या बन जाएगा? प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। ठीक है, और मेरे पास एक शब्द प्रति प्लस स्था, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? प्रतिष्ठा। क्या बन जाएगा? प्रतिष्ठा। क्या बन जाएगा दोस्तों? प्रतिष्ठा। तो दोस्तों ये अपना हुआ मूर्धन्यीकरण का नियम। कौन सा नियम हुआ ये?
इस प्रकार से हम मूर्धन्यकरण का नियम लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे अगर हम और नियम की बात करें तो अपना अगला नियम है व्यंजन आगम का हो चुका है। ठीक है, और मूर्धन्यकरण का हो गया, त के पूरे हो गए। एक अपने एक नियम है कि क्या हो अपने पास कि जैसे मेरे पास अगर अहन है, प्रथम पद पूरा ही क्या है, अहन है, अहन के बाद में र को छोड़कर कोई व्यंजन है, कोई व्यंजन है। द्वितीय पद में क्या है, र को छोड़कर कोई व्यंजन है, तो दोस्तों क्या होगा, अहन का अहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अहर हो जाएगा। बहुत बड़ा नियम है, देखना एक दो उदाहरण है केवल इनके, पर अब क्या करें, हमें पढ़ना तो पड़ेगा। क्या है दोस्तों इसमें कि अपने पास में क्या है कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि पूरा अहन है और उसके बाद में र को छोड़कर कोई व्यंजन है, तो अहन का क्या हो जाएगा, अहर हो जाएगा। ये पूरा ही बदल जाएगा, अहन का क्या हो जाएगा दोस्तों, अहर हो जाएगा। अहन का अहर हो जाएगा, एक सेकंड, अहन का क्या हो जाएगा दोस्तों, अहर हो जाएगा। ठीक है, और अगर र है तो क्या होगा, नॉट डाल के लिख दो, नॉट र होने पर अहन का अहो हो जाता है। र होने पर अहन का अहो हो जाता है। अब देखो किस प्रकार से होगा कि जैसे मेरे पास एक शब्द है अहन प्लस निशा, अहन प्लस निशा। ठीक है दोस्तों, तो इधर पूरा ही पद क्या है, अहन है, उसके बाद में देखो यहाँ र तो नहीं है ना, र नहीं है, र को छोड़कर कोई व्यंजन ना है, तो अहन का अहर कर दो। क्या करेंगे, अहर। ये पूरा अहन का क्या हो जाएगा दोस्तों, अहर हो जाएगा, अहर हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, निशा, निशा बचेगा। लेकिन अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो निशा का भी आ लोप हो जाएगा और अपना शब्द क्या बन जाएगा, अहरनिश। क्या बन जाएगा, अहरनिश। अहन का मतलब होता है दिन और निशा का मतलब होता है रात, अहरनिश का मतलब होता है दिन रात, अहरनिश का मतलब क्या होता है, दिन रात। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे र है उसका उदाहरण देखें तो मेरे पास एक शब्द है अहन प्लस एक शब्द है मेरे पास रात्रि। ठीक है दोस्तों, अहन के बाद में देखो यहाँ पे क्या गया, र आ गया ना, अहन के बाद में र आया तो मैं अहन का क्या, र होने पर अहन का अहो हो जाता है, तो मैं इसका अहो करूंगा और इधर नो चेंज क्या बचा अपने, रात्र बचा, तो फिर शब्द क्या हो जाएगा, अहोरात्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, अहोरात्र। इस प्रकार इसका शब्द बन जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये अपने होती है पूरी क्या दोस्तों, व्यंजन संधि पूरी होती है। देखो दोस्तों हमने संधि स्टार्ट करी थी, संधि में हमने सबसे पहले बात करी किसकी, स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में हमने बात करी कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, दीर्घ, गुणयन, वृद्धि, अयादि। फिर हमने स्वर संधि के सारे नियम एक साथ देखे थे। क्या था कि दीर्घ, सजात दीर्घ, गुण अ के बाद ईउ री है तो ए ओ अर बन जाएगा, अण ईउ री के बाद में कोई भी असमान स्वर है तो ये व र बनेगा। फिर वृद्धि संधि में अ के बाद में ए ऐ ओ औ है तो क्रमशः वृद्धि हो जाएगी। और अयादि संधि में ए ऐ ओ औ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर है तो क्या हो जाएगा, ए का ऐ, ऐ का आ, ओ का औ और औ का आ हो जाएगा। ये तो हमने बात करी किसके बारे में, स्वर संधि के जो पांचों नियम थे, पांचों संधियों के, उनके बारे में हमने एक साथ बात करी। फिर हमने व्यंजन संधि के नियमों के बारे में बात करी कि व्यंजन संधि का पहला नियम, पहले के बाद 3 4 अंत स्वर हो तो पहले का तीसरा हो जाता है, फिर पहले के बाद पांचवा हो तो पहले का पांचवा हो जाता है, फिर म के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन है तो म की बिंदी हो जाती है, म के बाद में कोई अंतस्थ है उसमें तो भी म की बिंदी हो जाती है। फिर हमने देखा त का नियम, त में त के बाद में अगर च आता है तो त का च, त के बाद में अगर ज आता है त का ज, त के बाद में ट आता है त का ट, त के बाद में ड आता है त का ड और त के बाद में ल आता है तो त का ल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में हमने एक अगला नियम देखा था दोनों तरफ परिवर्तन वाले कि अगर त के बाद में श आता है तो त का तो हो जाता है च और श का हो जाता है छ। फिर उसके बाद में इसी के जैसा अगला नियम और देखा कि त के बाद में अगर ह है तो त का तो द हो जाता है और ह का द हो जाता है। तो ये हमने त के नियमों के बारे में बात करी थी। फिर उसके बाद दोस्तों हमने व्यंजन आगम के नियम की बात करी कि स्वर के बाद में अगर छ आता है तो च का आगम हो जाता है, प्री के बाद में अगर क्री धातु आती है तो मूर्धन्य स का आगम हो जाता है, सम के बाद में अगर क्री धातु आती है तो दंत स का आगम हो जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद में हमने मूर्धन्यकरण के नियम देखा। मूर्धन्यकरण के नियम में एक तो न का अण होता है, एक श का अपना जो दंत स है उस दंत स का मूर्धन्य स होता है और एक अगर स्थ आता है तो उसका स्थ होता है। और फिर हमने लास्ट
इसके नियम की बात करी कि अगर अहन है और र को छोड़कर कोई भी व्यंजन है तो अहन का अहर हो जाएगा, और र है तो अहन का अहो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम बात कर चुके हैं बहुत ही आसान भाषा में किसके बारे में, व्यंजन संधि के बारे में। अब हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे किसके, विसर्ग संधि के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको व्यंजन संधि अच्छे से समझ में आई होगी। आप इन नियमों को ध्यान में रखते हुए और उदाहरणों के बारे में ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरण सोल्व करना, तो आपको ये पूरे नियम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और आपको नियम याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम में नियम साथ में लेके जाओगे तो वहां पे कोई सा भी उदाहरण आ जाए तो भी आप कर सकोगे। तो आप नियमों को याद करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।